acquired the business and assets of the New York company, but the American company was kept on foot to hold the land. The business was financed and run by the English company. It was held that American company had become the agent of the English company, and therefore the whole of the profits were liable to be taxed as income of the English company. ये केस हो गया. उसके अलावा फिर एक केस है रिगार्डिंग सर दिनशो मानिकजी पैथिट. ये 27 का केस है, 1927 का. सर सर दिनशो मानिकजी पैथिट 1927 ये केस है. द फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? द एसएससी वाज a millionaire earning huge income by way of dividend and interest and dividend. He formed 4 private companies and transferred his investment to each of these companies in exchange for their shares. The dividend interest income received by the company was handed back to Sir Dinshaw as a pretended loan. It was held that the company was formed by the SSC purely and simply as a means of avoiding tax, and the company was nothing more than a SSC himself. क्या हुआ था इस केस में? ये जो दिनशाह मानक जी हैं, इनके पास कंपनियों के शेयर होंगे, उससे उनको डिविडेंड मिलता होगा. इनके पास डिबेंचर होंगे कंपनियों के, उनसे इनको मिलता होगा इंटरेस्ट, और वो काफी बड़ी मात्रा में मिलता होगा, और बड़ी मात्रा में मिलता होगा तो उसमें पर टैक्स बड़ा बनता होगा. तो उन्होंने क्या किया, 4 कंपनियां प्राइवेट बना ली और कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया. तो वो अब इंटरेस्ट और डिविडेंड किसके पास आने लग गया? कंपनियों के पास आने लग गया. और कंपनियों के पास आने के बाद में नेचुरली इन्हीं की कंपनियां थी, तो इन्हीं के पास अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आना हुआ. और इन्होंने ये काम क्यों किया? इन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए. तो ये इस केस में ये फाउंड हुआ कि भैया ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनी लॉ का फायदा उठाकर और कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठाकर अपना टैक्स को जो है अवॉइड नहीं कर सकते. ये टैक्स इवेजन का केस हो गया. तो ये बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू का बेनिफिट होने के लिए ये इस तरह का कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया. ये हो गया सेकंड केस. अब इसी तरह से और भी केस है. वैसे मैं एक तो केस ऑफ बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे, एक ये केस भी है सेकंड पॉइंट के ऊपर. बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, सीआईटी बॉम्बे. यहाँ भी वही केस का फैक्ट आप पढ़ोगे तो वही पता लगेगा. इनकम टैक्स एक्ट में देन इन फोर्स एग्रीकल्चर इनकम वाज एग्जेम्प्ट. पता है आप लोगों को, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है. और इनकम ऑफ द टी कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड अप टू 60% as agricultural income, and 40% was taxed as income from manufacturing sale of tea. ठीक है जी. Plaintiff was a member of the tea company. She received a certain amount as dividend in respect to the share held by her in the company and claimed that this dividend income should be regarded as the agricultural income up to 60%. It was held that although income in the hand of the company was partly agricultural, some could not be done for the individual. तो ये दूसरा केस हो गया. तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट. ठीक है जी. इसमें सीआईटी वर्सेस श्री मीनाक्षी मिल का केस आता है. सीआईटी वर्सेस श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, ये केस आएगा. अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन.
और ये ऐसे कई प्रकार के हैं, ये मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, नहीं तो आगे फिर आप लोगों को थोड़ा बता देंगे, तो बुक्स में से देख पढ़ने ना भी बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है। ये पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, पॉइंट वगैरह है, और थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा बुक्स वगैरह में से भी पढ़ोगे, डिटेल काफी ज्यादा हो जाएगा, वरना ये सिलेबस जो है ना वही। अब आप में से कोई पूछना चाहता है कुछ सवाल तो? तो देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक क्या है नेक्स्ट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए कई प्रकार की संस्थाएं बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई प्रकार की संस्थाएं निर्माण करी हैं। तो वो कौन कौन सी है? ये पहली है, सबसे पहली जो संस्था है जो कि कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर करेगी, प्रेजेंट सेटअप डीलिंग विद द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एट वेरियस स्टेजेस एंड प्रोवाइडिंग फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कौन कौन सी है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम अथॉरिटी responsible for the administration of the Companies Act 2013, extensively and wide powers in respect of several matters have been vested with the central government under this particular act. कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड स्प्रेड पावर्स दी गई है, एक्सटेंसिव पावर दी गई है, एक्सटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड पावर। और जैसे अगर हम बात करें तो अंडर सेक्शन 458, 458, सेक्शन 460, 461, 462, 467, 458, 60, 61, 62, 67, ये इतने सारे एक्ट हैं। पहली बात तो जहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो 458 में क्या है? 458, सेक्शन 458 of the act empowers the central government to delegate any of the powers and functions to such other authority as may be specified. 460 enable the central government to condone any delay in filing of application required to be made to it the registrar. और 61 ये सारे बाकी सेक्शन भी काफी है। तो पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ के लिए एक तरह से जिम्मेवार है। और दूसरी अथॉरिटी क्या है? दूसरी है बी, वो है एनसी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, एनसीएलटी, एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेकंड, थर्ड एनसीएलएटी,
NCLAT. Courts, special courts, special courts. Fifth, zonal office, zonal office, headed by regional directors, headed by regional director. और फिफ्थ, field offices, sixth rather, sixth, field officers, field offices, field offices, registrar of companies for each state. Field officer ये है, क्या है? Registrar of companies और each state, हर एक स्टेट का कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो मैंने पहला बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बता दिया आपको. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट थ्रू. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू इसको एडमिनिस्टर करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी लोग को एडमिनिस्टर करेगी थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. पहला जो पॉइंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने बताया आपको, जो कंपनी लोग को एडमिनिस्टर करने के लिए बना है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स द कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. Ministry of Corporate Affairs. Online or e-filing of documents in order to provide prompt and efficient services to the companies. The Ministry of Corporate Affairs envisaged transferring the business processes of the offices of the Registrar of Companies to e-governance. E-governance. E-governance MCA 21. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MCA 21 is a initiative of the central government in the direction of e-governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs. MCA 21. In order to provide prompt and effective services to the companies, the Ministry of Corporate Affairs envisaged transferring the business processes of the offices of the Registrar of Companies. तो Registrar of Companies का जो ऑफिस है, उनके जो भी कार्य हैं, अफेयर्स हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया एक तरह से ई फॉर्मेट में, ई गवर्नेंस के फॉर्मेट में. E-governance made in the form of project titled, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? MCA 21. तो कोई आपसे पूछे कि भैया MCA 21 क्या है, तो आप कहेंगे कि MCA 21 is a project of the government of India, central government, for facilitating the easy access to the services of to the companies. Companies को एक तरह से efficient services provide करने के लिए online. The Ministry of Corporate Affairs envisaged the transferring the business processes of the offices of the registrar of the companies to e-governance mode. E-governance mode. क्या हुआ? E-governance mode. E-governance. Under the project titled MCA 21. अब ऑनलाइन और ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब ये डॉक्यूमेंट वगैरह कंपनी को बहुत से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं ना,
So rather than going to the office and filing them in the physical mode, तो उसको फिजिकल मोड में करने के बजाय क्या करते हैं, कंपनियों को अलाउ किया है कि भाई आप जो है ई फाइल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हो। जैसे आप लोग भी ई फाइलिंग बहुत सा काम आजकल ऑनलाइन कर लेते हो, ऑनलाइन क्लास भी हमारी चल रही है, तो ऐसे कंपनियों को भी ये सुविधा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि बहुत से डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंपनी को बहुत डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ फाइल करना पड़ता है गवर्नमेंट कंपनियों को। एनुअल रिपोर्ट, जो रिजल्ट आते हैं कंपनियों के, क्वार्टरली रिजल्ट, और कंपनी में कुछ भी घटना हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग करना, ये बहुत से कंपनियों के ऊपर बहुत सी एक तरह से अंकुश है। तो क्योंकि सब फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए ये सारा काम करा जाता है, ताकि कंपनियों में फ्रॉड वगैरह, और क्योंकि पैसा लगा जनता का। अब ये जो ई फाइलिंग की फैसिलिटी है, इट इंक्लूड्स, अब ई फाइलिंग की फैसिलिटी कौन कौन से केस में इंक्लूड है मैं बता देता हूँ आपको। ई फाइलिंग फैसिलिटी इंक्लूड्स, ई फाइलिंग फैसिलिटी include number 1, registration and incorporation of new companies, registration and incorporation of new companies। अगर किसी को न्यू कंपनी रजिस्टर करवानी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके लिए ई फाइलिंग बस सारा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। फाइलिंग द एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न एंड बैलेंस शीट आपको फाइल करनी है तो आप ई फाइल कर सकते हो, रादर देन गोइंग टू द ऑफिस। ऑफिस में जाकर फाइल को सबमिट करने के बजाय आप ई फाइलिंग कर सकते हो। और उसके बाद है फाइलिंग फॉर चेंज ऑफ द नेम एड्रेस। अगर नेम एड्रेस वगैरह चेंज करना हो कंपनी को, डायरेक्टर्स का डिटेल को चेंज करना हो, डायरेक्टर्स की डिटेल वगैरह, ये सब ई फाइलिंग के द्वारा हो सकती है। रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द चार्जेस, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स ग्रीवांस रिड्रेसल, ये भी हो सकता है ई फॉर्मेट में। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्टैट्यूटरी सर्विसेज फ्रॉम एमसीए। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके जो कि ई फाइलिंग की और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हो, rather than going there for and filing in the physical mode। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काफी चीजें हैं और ये काफी फिर उसके बाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। तो कंपनी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 पेव्ड द वे फॉर सेटिंग अप ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। एनसीएलटी ये सन 2002 में ये कोई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था। पुराना जो एक्ट था, एक्चुअली कंपनीज एक्ट 1956, पहले 1956 का था हमारा, लेकिन उसके बाद में अराउंड 1999 2000 के आसपास में कंपनी लॉ को बनना था। दैट वाज द गवर्नमेंट रन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक मिनिस्टर थे हमारे काफी प्रोमिनेंट फिगर थे, डॉक्टर अरुण जेटली, श्री अरुण जेटली जी। तो उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए कंपनी लॉ को अमेंड करने के, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट 2003-4 तक चली और फिर गवर्नमेंट चली गई, तो वो काम बीच में रुक गया। लेकिन 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसने की which paved the way for the setting up of the NCLT, National Company Law Tribunal, which was to be a quasi, ये क्या है, it is a quasi QUASI, quasi judicial body to look into the affairs of company, to look into the company matters, company
तो कंपनियों के मामले हैं, कंपनियों के मुद्दे हैं ना, उनके अंदर उनको सुलझाने का या उनके लुक आफ्टर करने के लिए ये एक एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका गठन ये होना था और ये हुआ भी है। लेकिन इसका जो रास्ता खुला था वो 2002 में ही खुल गया था। अभी 2002, अब 20 साल पहले इसकी मतलब एक तरह से, लेकिन आया ये अभी लेटेस्ट में। तो आप ये देख सकते हो कि कैसे चीजें मूव करती हैं, कैसे धीरे धीरे चीजें गवर्नमेंट के सिस्टम में काम करती हैं, ये आप लोग देख सकते हो। जबकि एनवायरनमेंट का, बिजनेस का एनवायरनमेंट, इसके मुताबिक हमें काम जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और हम लोग फिर क्या होता है कि भूल भटक जाते हैं। तो ये एनसीएलटी, एनसीएलटी क्या है? एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विच आर हियर टू एक्सरसाइज। अब ये जो पावर है एनसीएलटी के पास, वो क्या पावर है? तो पहले कंपनी लॉ बोर्ड, एक पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, पहले क्या होता था? कंपनी लॉ बोर्ड। जो पहले पावर कंपनी लॉ बोर्ड के पास होती थी ना, वो पावर अब किसके पास आ गई है? एनसीएलटी के पास आ गई है। कंपनी लॉ बोर्ड, पुराना जो हमारा एक्ट था 56 का, उसके अंदर एक संस्था होती थी कंपनी लॉ बोर्ड, और कंपनी लॉ बोर्ड और साथ में प्लस जो हाई कोर्ट्स, जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स होते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब, ऐसे हाई कोर्ट हर स्टेट में हाई कोर्ट होती है। तो जो पावर पहले कंपनी लॉ बोर्ड के पास और हाई कोर्ट्स के पास होती थी, वो पावर अब कहाँ ट्रांसफर हो गई है? वो हो गई है एनसीएलटी के पास ट्रांसफर हो गई है। ठीक है जी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, all pending matters with the company law board and high court were to be transferred to this tribunal। जो भी मुद्दे इनके पास, मामले इनके पास लंबित थे, पेंडिंग थे, वो सारे के सारे ट्रांसफर अब होंगे इनके पास। ठीक है जी। Certain powers of the company law board were to be transferred to the central government। National company law appellate tribunal was to be set up to enable aggrieved parties to appeal against the order। अब ये जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, ये जो ट्रिब्यूनल है, इसके खिलाफ, इसके फैसले के खिलाफ अगर आपको अपील करनी हो, इसके खिलाफ अगर अपील करनी हो, तो उसके लिए एक नई संस्था का निर्माण हुआ, उसको बोला गया एनसीएलएटी। एनसीएलएटी, एनसीएलएटी, इसका फुल फॉर्म क्या है एनसीएलएटी का? एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये ए है, एपेलेट, APPELLATE, ऐसे कि नाम से ही पता लग रहा है, APPELLATE, एपेलेट। मतलब कि इसके जो फैसले हैं, इनके खिलाफ अगर आपने कोई अपील करनी है तो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि भाई लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में, हम लोग उसके खिलाफ अपील करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये कंपनी के मैटर में भी ये एक संस्थाओं का और निर्माण हुआ, एनसीएलएटी। तो एनसीएलटी और एनसीएलएटी, ये कंपनी लॉ हमारा जो बना है नया 2013, जिसकी बहुत समय से एक तरह से जरूरत महसूस की जा रही थी, उसको, उसके अंदर ये संस्थाएं बनी है। The constitutional validity of NCLT and NCLAT was challenged by Madras Bar Association through a writ petition filed in the Supreme Court in the case of Thiru R. Gandhi। Case है Thiru R. Gandhi, Thiru R. Gandhi।
प्रेसिडेंट मद्रास बार एसोसिएशन, ये कौन है? प्रेसिडेंट मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस किससे ताल्लुक रखता है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी की फॉर्मेशन के खिलाफ एक केस किया गया, उसका वो केस है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये चैलेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी और एनसीएलएटी, एनसीएलटी और एनसीएलएटी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया इनके द्वारा। केस थिरू आर गांधी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ऑफ मद्रास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस। ठीक है जी, ये रिट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहाँ फाइल हुआ ये केस? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन द केस ऑफ मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी वाज चैलेंज्ड in Madras by the Madras Bar Association through a petition filed in the Supreme Court. In the case of this case, the Ministry of Corporate Affairs issued notification. The Ministry of Corporate Affairs ने एक notification issue किया for constitution of NCLT and National Company Law Appellate Tribunal with effect from 1 जून 2016। 1 जून 2016 को ये दोनों संस्थाएं एनसीएलटी एंड NCLAT, they came into effect from 1 June 2016 by the notification issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India। ठीक है जी, समझ में आई बात? With the constitution of NCLT, the Company Law Board constituted under Companies Act 1956 stand dissolved। फिर कंपनी लॉ बोर्ड का क्या हुआ? जो कि 1956 के एक्ट के मुताबिक बना था, इट स्टैंड dissolved, डिसॉल्व कर दिया गया। Moreover, every officer and employee who has been appointed on deputation basis to the company law board has become the officer or employee of the tribunal or the appellate tribunal। और जो उनके जो ऑफिसर वगैरह थे, अब कंपनी लॉ बोर्ड में काम भी करते होंगे लोग, कंपनी लॉ बोर्ड में लोग काम करते होंगे, उसके ऑफिसर भी होंगे, एम्प्लॉइज भी होंगे, उनका क्या होगा? दे वर ऑल ट्रांसफर्ड टू दी एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। तो अभी एनसीएलटी एनसीएलएटी के बारे में आप काफी डिटेल में इनकी क्या पावर्स हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, कौन सी जुडिशियल बॉडी है, मैंने आपको ये बताई दिया। विद द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट and technical and judicial members। At present there are 16 judicial and 9 technical members। इनकी क्वालिफिकेशन दी है, प्रेसिडेंट appointed by central government in consultation with the Chief Justice of India and member appointed on the recommendation of the selection committee। President qualification, age minimum 50 साल, maximum 67 साल, has been judge of the High Court for 5 years। Judicial members qualification, minimum 50 साल, maximum 65 साल। जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए 5 साल के लिए, और एडवोकेट 10 साल का, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर टेक्निकल मेंबर 50 साल 65 साल की उम्र है, इसकी भी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो देयर सो मेनी पावर्स, सो मेनी डिटेल्स अबाउट दी एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। थोड़ा डिटेल में हम बाद में इसको कर सकते हैं, और नहीं तो मटेरियल विल आल्सो बी शेयर्ड टू हमारे स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल होगा। अब आपके वो प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, और
भी क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना लेंगे। वो तो खत्म होने वाली रख दो। अच्छा, ये मैं इसको जैसे आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस, तो ये मेरे को कहाँ से एनेबल करना पड़ेगा? अनम्यूट, सबने अनम्यूट ही कर रखा है, बस मैं तो ये देख रहा हूँ सब बच्चों ने अनम्यूट ही कर रखा है। ये मुझे करना पड़ेगा क्या या हमारी तरफ से कोई करेगा? आकाश, एक मिनट, और अलाउ माइक, अलाउ माइक कर दूं?
अलाउ किया मैंने। अब आकाश, आकाश आपका करो, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट। अलाउ माइक, अलाउ कैमरा, अलाउ, अच्छा अलाउ माइक कर तो क्लिक कर दिया मैंने। अब देखने दे रहा, कर पा रही हूँ। आ गया, चलो गुड। ऐसे मैं ये देखो, अभी सिलेबस में जो है ना, मेरे 8 सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, लेकिन इसमें शायद कोर्स को ना हम मतलब पूरा डिटेल में कवर कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो जाएगा ना, आइडिया भी यही है कि एसओएल में कॉरेस्पॉन्डेंस में रेगुलर कॉलेज तो है नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा करेंगे। बाकी आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी होंगी, जून जुलाई अगस्त में ऑफलाइन क्लासेस होंगी, वो अलग से होंगी, पैरेलल क्लास होगी, वो यहाँ पे जो कवर। अच्छा, आपका जो सेकंड जो टीचर है वो ले रहा है क्लास? मैडम की हुई थी क्लास कल? नो सर। हाँ नो सर। अच्छा, वो उनकी अभी नहीं हुई तो हाँ हो जाएंगी, लेकिन कल वल हो जाएगी उनकी क्लास भी। वो 1 घंटे की क्लास होगी, वो 15 क्लास होगी 1-1 घंटे की। मेरी 8 दिन की 2-2 घंटे की 8 क्लासेज होगी, ये ओनली संडे को होंगी। तो मंडे छुट्टी के दिन हमने लगा ली है, क्योंकि छुट्टी थी ना, इसलिए लगा ली हमने। अदरवाइज ये संडे होंगे 9 से 11। और बाकी आगे तुम्हारी क्लासेज उसमें होंगी ऑफलाइन मोड में, जून एंड में शुरू होंगी, 3rd वीक में जून में शुरू होके, और जुलाई और अगस्त तक चलेंगी। अगस्त में कब एग्जाम है आप लोगों का, अभी कोई डेट शीट वगैरह पता नहीं आई है कि नहीं आई। तो चलो मैं ये आंचल को अलाउ करता हूँ। आंचल आप सवाल पूछ सकती हो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। आंचल, यू आर अलाउड नाउ। आंचल, नाउ यू कैन आस्क, रेज योर क्वेश्चन। आंचल शर्मा, यू कैन रेज क्वेश्चन, बता दो अपना क्या है। सर हम ये पूछते थे कि जो मतलब पूछ लो, अब ऐसे पॉज दे के मत बोलो, पूछ डालो क्वेश्चन जो पूछना है आपने। ऐसे धीरे धीरे पूछोगे ना तो गाड़ी निकल जाएगी। सर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अभी ऑफलाइन होंगी तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारा मैंने बोल कैंपस दिया ना कौन आप सा है। ऑफलाइन होंगी। कितनी बारी बोलोगे, कितनी बारी बुलवाओगे बताओ? बोला है ना, जून जुलाई अगस्त में होंगी। जून एंड में, जून के मिडिल में शुरू हो जाएंगी, और अगस्त के मिड तक चलेंगी, वो मिड अगस्त तक चलेंगी। बोल तो दिए कितनी बारी, एक बार इसको बार बार मत बुलवाया करो। और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, और कुछ सवाल हो तो बताओ। सर नहीं है बस छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो फिर दीपक आई एम you to raise your question. Deepak, now you are allowed to ask any question you want. सर, Deepak, are you? सर ये जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, इनमें डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आता? बोलो। ये मैं ऑफिस वालों को बोल दूंगा, टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, क्योंकि उनसे सर हमारा कांटेक्ट कर डाटा लेना। बहुत कंज्यूम हो जाता है ना जब ऑनलाइन देखते रिकॉर्डिंग में। मैं ना जो टेक्निकल टीम है ना हमारे एसओएल की, टेक्निकल टीम है ना, उनको बता दूंगा आपकी प्रॉब्लम, वो सोल्व कर देंगे, ठीक है? ओके सर। आईटी वाले जो लोग है ना, आईटी स्टाफ हमारा, यस सर। वो उनको बता दूंगा आपका कंसर्न, उनके तरफ, उनको मैं आपका कंसर्न जो है ना, वो आप वॉलेंटियर ग्रुप बना दो। वॉलेंटियर ग्रुप में जो भी क्वेश्चन हो ना, जो भी क्वेरीज हो, वॉलेंटियर ग्रुप में बात कर लिया करो, ओके ठीक सर। है दीपक? ओके, थैंक यू। ये अदिति, वॉलेंटियर ग्रुप बन गया क्या अदिति? यस सर। वॉलेंटियर ग्रुप बन गया क्या? वॉलेंटियर ग्रुप, आई डोंट वॉलेंटियर नो ग्रुप, सर, मैंने नहीं बनाया अभी। चलो बना लो वॉलेंटियर ग्रुप, आज शाम तक, कल तक बना लो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो ये श्रेया है। श्रेया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? लो मैं आपका अलाउ करता हूँ आपको, मैं अलाउ माइक। चलो पूछो श्रेया, सवाल पूछो अपना। सर क्या कहते हैं, वॉलंटियर ग्रुप बना हुआ है, उसमें 10 बच्चे हैं बस उसमें। हाँ तो 10 ही होंगे, ज्यादा क्या करोगे? वॉलंटियर सर 10 से उसमें ज्यादा फिर क्या अगर करोगे? किसी भी ग्रुप से क्या कहते हैं क्वेरी आएगी तो मैं उसमें डाल दूंगी।
हाँ डाल दो डाल दो डाल दो, बिल्कुल। ओके सर। आप ये इसका कोई ना कोई वो ये वॉलंटियर का भी हेड बन जाएगा कोई ना कोई, ओके आप सर। देख लो, अदिति बन सकती है या आप बन जाओ, कोई ओके दिक्कत सर। नहीं है। चलो थैंक यू। ठीक है, चेतना है, इनको मैं अलाउ कर रहा हूँ। चेतना जी आप पूछ सकती हो अपना सवाल, अलाउ माइक कर दिया मैंने। चेतना बोलो, चेतना अपना सवाल बताओ। हेलो हाँ सर, बोलो कौन सी चेतना। बुक परचेज करनी है? बुक के लिए तो मैंने आपको बताया था, एक तो कुच्छल एंड कुच्छल है, आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। एसओएल की जो लाइब्रेरी है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है, वहां से भी आपको मिल सकती है। बुक बैंक है, बुक बैंक से भी मिल सकती है। किताबें हैं, अनिल कुमार की किताब है, कुच्छल एंड कुच्छल की किताब है, और चड्डा एंड चड्डा की किताब है। ऐसे कई बुक्स हैं, वो मैं वॉलेंटियर ग्रुप में नाम शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो खरीदना चाहो तो। और बल्कि हमारे नोट्स हैं वो भी ठीक है, एसओएल के नोट्स भी ठीक है। तो ठीक है चेतना, ये आपका सवाल था, हो गया। और ब्रिजमोहन आपको अलाउ कर रहा हूँ, ब्रिजमोहन में, ब्रिजमोहन आप सर। पूछ सकते हो सवाल अपना। सर हाँ बोलो। सर सेमेस्टर 2 की बुक्स कब मिलेंगी? कई बच्चों को तो मिल चुकी है, मैंने सुना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इकट्ठी मिल सर चुकी कई है बच्चों बुक। को नहीं मिली। हाँ, जिनको नहीं मिली है वो जाके एक बारी ना कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम, वहां से मिलेंगी ये बुक्स आपको। सर तो अवेलेबल हो गई है क्या वहाँ अभी पर? पता नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही, मैंने अभी पता किया नहीं है। अब कल मेरे से पूछ लेना वॉलेंटियर ग्रुप में ना, पूछ लेना कल दोपहर में, है। ओके सर। थैंक यू। ये कोई राहुल ब्रिजमोहन, आप पूछ सकते हो सवाल, पूछना चाहो तो। ब्रिजमोहन आपका हो गया सवाल पूरा। सुष्मिता कुमारी, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सुष्मिता कुमारी आप पूछ सकती हो क्वेश्चन। चलो ये भी नहीं पूछ रही है। जय सर किशन सर, हाँ बोलो फिर, जल्दी बोलो ना। सर वो मुझे होल्डिंग एंड सब्सिडायरी कंपनी का कॉन्सेप्ट देखो समझना होल्डिंग थोड़ा सा। कंपनी क्या होती है, एक ना पेरेंट कंपनी होती है। आप इसको अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, आप अकाउंट्स का जो पढ़ोगे ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो होल्डिंग जी कंपनी सर। क्या है, एक पेरेंट कंपनी होती है, और सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। जो उसके जितने भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको अपॉइंट करने की पावर होती है, और उसके पास में मेजर शेयर होल्डिंग होती है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस जी सर। इंडस्ट्रीज की कोई सब्सिडरी कंपनी जिस कंपनी में उसके 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, और उसके डायरेक्टर्स वगैरह को पावर और उसका कंट्रोल करने की पावर होती है ना, वो होती है ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। कई कई जगह पे तो एक होल्डिंग कंपनी की 20-20 सब्सिडरी कंपनी भी ज्यादा ऐसे होती है। तो वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का एक तरह से रिलेशन होता है, जिसमें कि अब जैसे मान लो अल्ट्राटेक सीमेंट है, यस सर। और एक कंपनी है ग्रासिम, ग्रासिम होती है ना, ग्रासिम कंपनी, ग्रासिम के पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो वो उसकी तरह से सब्सिडरी कंपनी भी हो गई और साथ में इंडिपेंडेंट कंपनी भी हो गई। सब्सिडरी कंपनी तो है ही, लेकिन वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंपनी भी, लिस्टेड कंपनी है। जी। आप जरा थोड़ा कंपनी के जो वेबसाइट वगैरह होती है ना, उनमें जाके जरा एक बार देखना ओके आज सर, थैंक यू। दिन में, ठीक है ना। ये आप वेबसाइट वगैरह देखा करो कंपनियों की, अलग अलग कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो बड़ी कंपनियां हैं ग्रासिम और अपना टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स है, ये कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसकी कई सब्सिडरी कंपनी होती है। तो ये कई प्रकार के पैरामीटर को पूरा करती है, सब्सिडरी कंपनी बना लेते हैं लोग। क्योंकि अपने अगर मान लो एक कंपनी है जिसको पार्ट्स भी चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, तो गाड़ी बनाने के लिए पार्ट्स चाहिए, तो वो एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म कर लेती है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, आपने नाम तो सुना ही होगा, मारुति जी सर। सुजुकी। तो यस। इसकी जो भी पार्ट्स वगैरह को बनाने वाली कंपनियां है ना, वो यस फॉर्म कर सर। लिया है मारुति ने।
जय भारत मारुति लिमिटेड, भारत सीट लिमिटेड, ऐसे। तो ये क्या है कि कंपनी को पार्ट सप्लाई करती है, कोई सीट देती है, कोई पुर्जे देती है, कोई लाइटें देती है, कोई ये देती है, अलग अलग प्रकार के, ये बात है। यस चलो और ठीक है। बताओ कोई। सर एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी बेसिकली कंपनी के कोई मतलब उसके साथ में ग्रुप की कंपनी होती है। जैसे मान लो एक कोई ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इनकी ना अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनियां जो उसके साथ में एसोसिएटेड है, वो एसोसिएट कंपनियां हैं। तो वो हम एक्चुअली जब कंपनियों का ये करेंगे ना काइंड्स अगली क्लास में, उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। डोरमेंट कंपनी का तो मैंने आज शेयर भी किया है डॉक्यूमेंट अदिति के पास। अदिति, मैंने डोरमेंट कंपनी का एक अच्छा डॉक्यूमेंट शेयर किया है आज सवेरे, वो आप ग्रुप में शेयर कर देना। ये सर मैंने कर दिया। हाँ कर दिया होगा ना। डोरमेंट कंपनी तो क्या कि मटेरियल केवल बुक से, मैं मटेरियल केवल बुक से नहीं, आजकल तो ना बुक्स के अलावा भी बहुत से, जैसे ये सीए फॉर्म्स हैं, सीएस के फॉर्म्स हैं, ये कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनके पास भी काफी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो ये काफी जो है ना आइटम मिल जाएंगी। बाकी तो डिस्कस करते रहेंगे, और ये 8-10 क्लासें ही है संडे वाली। उसके अलावा कभी और भी जरूरत होगी ना तो 5-7-10 क्लास और भी ले लेंगे। और फिर नया टीचर भी पढ़ाएगा, मैडम पढ़ाएंगी, एक है हमारी, वो शायद आपको हो सकता है कल से ले क्लास शुरू कर दे। विचित्रा बोथरा, विचंदना बोथरा। और किसी का है सवाल? बाकी आप इकट्ठे कर लेना सवाल अदिति, इनके बच्चों के जो सवाल है ना वो इकट्ठे करके मेरे को इकट्ठे भेज देना फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है अदिति? सर सोल की लाइब्रेरी की टाइमिंग सर। बता दीजिए। लाइब्रेरी खुलती है 10 बजे और करीबन 4 बजे तक खुली रहती है। चले जाना लाइब्रेरी में, जाओ और किताब ले लो। लाइब्रेरी में आपको किताबें मिल जाएंगी, वर्किंग डेज लाइब्रेरी में में भी मिल जाएंगी और सोल की बुक बैंक में भी मिल जाएंगी। लाइब्रेरी और बुक बैंक दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। साउथ में रहने वाले बच्चे साउथ से ले सकते हैं क्लास, लाइब्रेरी जो साउथ स्टडी सेंटर है ना एसओएल का, वहां भी जा सकते हो आप। अब एक सवाल और मैं ये स्वाति को अलाउ कर रहा हूँ, उसके बाद क्लास खत्म। स्वाति यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा आपको अलाउ किया हुआ है क्या मैंने ऑलरेडी? नहीं। हाँ स्वाति आप अलाउड हो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। स्वाति है नहीं लगता है। हेलो हाँ बोलो स्वाति। सर आपने आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं एक बार उनको बता सकते? मैंने स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक मिस कर 15 मिनट लेट थी। देखो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी हमने कल कर लिया था। आज हमने किया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जो कॉर्पोरेट का पर्दा है ना वो उसको कैसे लिफ्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ाया आज हमने। इसमें 2 तरह के एक्सेप्शंस अवेलेबल है और दोनों तरह के एक्सेप्शंस हमने बताई कि भैया एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जिसमें केसेस काफी मैंने बताए, और एक हमने बताया था कि जो पहला केस है ना वो स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। अगर उस स्टेट्यूटरी प्रोविजंस का कोई अवहेलना होती है तो उस केस में भी कॉर्पोरेट जो ये वेल है उसको उठाया जा सकता है, उसको पियर्स किया जा सकता है, पियर्स है ना। ये पढ़ा दिया। फिर आपको मैंने पढ़ाया ये अलग अलग प्रकार के जो कंपनी लोग को एडमिनिस्टर करने के लिए जो भी संस्थाएं बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ 2013 बना है और ये फिर बाद में 2-3 बारी अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें। लेकिन ये जो एक्ट है वो बना ही इस पर्पज से है कि भाई कंपनियों के ऊपर एक तरह से ठीक से उनको एडमिनिस्टर करवाया जाए, क्योंकि कंपनी इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का
कि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा इसमें लगा होता है और करोड़ों लोगों का पैसा डूब सकता है। आप लोगों ने कई तरह के कॉर्पोरेट फ्रॉडों के नाम सुने होंगे, लाखों लोगों का पैसा डूब जाता है, बेचारे गरीब लोगों का भी पैसा डूब जाता है और बैंकों का पैसा डूब जाता है। तो इसलिए इसको एडमिनिस्टर करने के लिए कंपनी लॉ की जरूरत पड़ी थी, जो कि था तो सही पहले से 1956 का, लेकिन वो काफी पुराना हो चुका था और वर्तमान समस्याओं, वर्तमान जो सिचुएशन को पूरा करने के लिए नया है। तो मैंने ये संस्थाओं के नाम आपको बताए हैं, एनसीएलटी, एनसीएलटी वगैरह, इनका ये पढ़ाया थोड़ा। हाँ यस, ये मैंने लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है स्पेशल ही, कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, वो तो सबसे ऊपर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद में एनसीएलटी है, एनसीएलटी है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, ऐसे 5-6 पॉइंट मैंने लिखे थे, तो आप देख लेना। बाकी मटेरियल भी शेयर कर देंगे, कोई नहीं, मटेरियल शेयर हो जाएगा, बुक्स वगैरह है अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ कुच्छल एंड कुच्छल की बुक भी अच्छी है, सिंपल किताब है, एमसी कुच्छल एंड आलोक कुच्छल, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो ये देख लो, ये किताब पर देख लो, अच्छी किताब है ये भी, आप लाइब्रेरी से ले लो, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ये काफी बुक्स मिल जाएंगी लाइब्रेरी में आप लोगों को, फटाफट जाके ले लो, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। सर ये साउथ कैंपस में अवेलेबल है? हाँ, साउथ में अवेलेबल होंगी। एक ये है अनिल कुमार की किताब है, ये आप देख सकते हो, ये भी अच्छी किताब है। एक किताब ये मैंने और बताई थी आपको, चड्डा एंड चड्डा की किताब है ये, और किताबें और भी हैं, इसके अलावा भी है, बहुत लोगों ने किताबें लिख रखी है। फिर हमारा अपना स्टडी मटेरियल भी है, और फिर ले सकते हैं सर सबसे बड़ा लाइब्रेरी से। सोर्स पढ़ने का आजकल के जमाने में सबसे बड़ा सोर्स क्या है पढ़ाई करने का, बताओ? इंटरनेट। गूगल बाबा, गूगल बाबा, उस पे भी काफी मटेरियल आपको मिल जाता है। कोई भी टॉपिक का नाम डालो, चलो ठीक है फिर, है ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बोलो 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 बोलो।